हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे। भारत का संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं जिसमें हम कई हेडिंग्स को देखेंगे। मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एग्ज़ाम में अगर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी विशेषताएं आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग्स भी लिख दी हैं, आप लोग इसको ऐसे सिंपल से भी लिख सकते हो। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप देख सकते हो कि मैंने सारी जितनी भी फीचर्स है उसको मैंने इसमें लिख दिया है हेडिंग्स। सिंगल सिटीजनशिप से लेकर इंडिपेंडेंट बॉडीज़, सारी ये क्या है, ये सारी संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि भारत के संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं, इसको आप इसका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कौन कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट है, क्योंकि ये लिखित है और सबसे बड़ा है। लेंथीएस्ट क्यों? क्योंकि ये जब बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 इसके भाग थे और 8 इसकी अनुसूचियाँ थी। तो जब ये बना था तब उस टाइम की ये डेटा है, लेकिन आज इसकी संख्या बढ़ गई है। आज 25 भाग हो गए हैं, 465 लगभग इसके आर्टिकल्स हैं और 8 से 12 इनकी अनुसूचियाँ हो गई हैं। सेकंड है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि इसे बहुत से देशों के संविधानों से, इसमें जो भी आर्टिकल्स लिए हैं वो देशों से लिए गए हैं, संविधानों से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इमरजेंसी प्रोविज़न, इंडिपेंडेंट बॉडीज़, फेडरल सिस्टम, ये सब हम किसी ना किसी संविधान की व्यवस्था में हम देख सकते हैं, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है। आगे हम बात करते हैं अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब हुआ कि इसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। यहाँ पर कुछ जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं कि जब संविधान में जब संशोधन होता है तो वो उसमें हम लचीलेपन के साथ साथ हम इसमें कठोरता भी देखते हैं। इसको हम नम्यता या फिर अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत कह सकते हैं। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख सकते हैं। और लचीला यानी जिसमें कि संविधान संशोधन की वही प्रक्रिया हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की होती है, जैसे कि हम इसको ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का हम समन्वय देखते हैं। तो इस हिसाब से एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये भी विशेषता है। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसका मतलब है यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ पर हमें उसके साथ साथ एकात्मक, केसी हेयर एक थिंकर है जिन्होंने यहाँ पर अर्ध संघात्मक यानी कि क्वासी फेडरल कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये भी एक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो कि हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सोर्स एक लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म, जिसमें आप लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को आप देखते हो। तो वो चीज़ संसदात्मक व्यवस्था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहाँ पर हमें जुडिशियल सुप्रीमेसी दिखती है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और संप्रभु है। हमारा संविधान जो है वो संप्रभु है। हमारा भारत जो है वो क्या है, संप्रभु है, सॉवरेन है। किसी भी आंतरिक यानी कि इंटरनल और बाहरी दोनों रूप से वो क्या है, किसी भी शक्ति से बंधा हुआ नहीं है। हम क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
इसका मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जब आप पढ़ते हैं तो आपको 3 रूप दिखते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। तो ये जो जुडिशरी है वो कैसी है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है, किसी भी रूप में वो किसी के अंदर बाध्य नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर हमें फंडामेंटल राइट्स भी देखने को मिलते हैं जिसका वर्णन 12 से 35 आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो जिसमें सबसे मेन है राइट टू इक्वलिटी आती है। तो ये जो जितने भी पोर्शन है वो हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कि लोगों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तो वहाँ पर हमें मौलिक अधिकार जिसको हम कहते हैं वो भी हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम DPSP भी कह सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। किस भाग में किया गया है? चौथे भाग में, यानी कि पार्ट 4 में इसका वर्णन किया गया है। इनका उल्लेख चौथे भाग में करने के साथ साथ इन्हें 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं, यानी कि इसे हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले में सामाजिक यानी कि सोशल थॉट से रिलेटेड, दूसरा है गांधी जी के विचारों से रिलेटेड विचार है जिसको हम गांधीवादी सिद्धांत कह सकते हैं, और तीसरा है उदार भौतिकवादी सिद्धांत। तो ये क्या हो गई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो तत्व हमारे संविधान में ऐड किया गया है वो भी हमारे संविधान की एक विशेषता बन जाती है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी, यानी कि जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा ही दिखते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ केस भी है, जैसे मिनर्वा मिल्स केस जो आया था 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो यहाँ पर हम इसकी इम्पोर्टेंस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे शामिल किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे स्वर्ण सिंह समिति, आप लोग अगर पढ़ोगे आगे फंडामेंटल राइट्स को तो उसमें आएगा कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इन्हें 8 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। फिर 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हमें देखने को मतलब जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का इससे रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, हमारे मतलब कि भारत के राष्ट्र की का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता यानी कि सॉवरेनिटी और यूनिटी और अखंडता की रक्षा करे। मतलब कुल मिलाकर इसमें 11 मूल कर्तव्यों की बात की गई है। इसके बाद एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है अ सेक्युलर स्टेट। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे क्लॉज हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे संविधान को क्या बताते हैं कि वह धर्मनिरपेक्षता इसमें निहित है। सबसे पहले तो हम प्रस्तावना में ही इसको देख सकते हैं, यानी कि प्रेम्बल में हम इसको देख सकते हैं। फिर 1976 के द्वारा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट, उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में हम धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। फिर उसके बाद आर्टिकल 14, 15, 16, 27, 28 ये सब क्या और भी बहुत से ऐसे क्लॉजेस हैं, 29, 30, ये हमें किसके बारे में बताते हैं? ये हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताते हैं।
तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की होना भारतीय संविधान की एक विशेषता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये भी एक विशेषता हमारे जिसको हम कहते हैं कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये क्या है, ये भी हमारे वोट राइट ऑफ वोट्स जो होते हैं, वोटिंग राइट्स, वो भी क्या है, हमारे संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार को उसमें अपनाया गया है। तो ये हम देख सकते हैं कि इस आधार पर यहाँ पर सभी को क्या है, वयस्क मताधिकार दिया गया है, जिसकी उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था, मतदान की आयु को। ये किस संशोधन से रिलेटेड है, 61वें संविधान संशोधन 1989। तो अभी आप लोग विशेषता पढ़ रहे हो, आगे जब आपका अमेंडमेंट का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आप उसमें देखोगे कि कौन से मेजर अमेंडमेंट, यानी कि जो हम मुख्य एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके अमेंडमेंट आपको याद करने होंगे। फिर उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, जिसको हम कहते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब कि भारतीय संविधान, हमारा संविधान आपने यहाँ पर देखा था कि फेडरल है, लेकिन फेडरल होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है, दो लक्षण इसमें और हमें दिखाई देते हैं, एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ पर केवल हमें एक ही सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, वो कौन सी है, वो भारतीय की है, यानी कि इंडियन। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल वहाँ जहाँ पर वो रह रहा है उस देश की नागरिकता होती है, बल्कि जिस राज्य में हो, यानी कि जिस स्टेट में वो निवास कर रहा है, रह रहा है, वहाँ की भी उसे नागरिकता प्राप्त होती है, सिंगल सिटीजनशिप। तो ये जो हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है। यानी कि अमेरिका का जो व्यक्ति होगा वो उसके पास दो प्रकार की सिटीजनशिप होगी, लेकिन भारत का जो व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास सिंगल सिटीजनशिप है, तो वो केवल क्या है, वो इंडियन है, और वो हम एक ही राष्ट्र के लोग हैं, तो हमारी नागरिकता क्या है, भारतीय है। इसके बाद भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों, चाहे जहाँ रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं और उनमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता होती है, तो उस एकल नागरिकता का लाभ सभी व्यक्ति पा सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे भारत में जो सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, बहुत से विवाद हैं, वो तो होते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता की भावना लाने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है, उससे हम एकता की भावना को ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ प्रावधानों के बावजूद भी, ये जो मैंने अभी कहा आपको कि दंगे होते हैं और वर्ग संघर्ष, ये सब तो होते ही रहते हैं। और उसके बाद फिर है इंडिपेंडेंट बॉडीज़, स्वतंत्र निकाय। हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि भारतीय संविधान न केवल विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। तो कुछ ऐसे भी स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं, जैसे कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र है। उसके साथ साथ हमारे संविधान में कैग का भी वर्णन किया गया है, CAG, और उसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता जो है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न मतलब होता है आपातकालीन प्रावधान, जो कि हमें किस आर्टिकल में दिखता है, आर्टिकल 352, 356 और 360। ये 3 आप आर्टिकल अगर याद कर लेते हो तो आप इसको आंसर में भी लिख सकते हो अपने, कि हमारे भारतीय संविधान में जब हम आपातकालीन प्रावधानों को देखते हैं तो हम इन अनुच्छेदों का वर्णन कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए ही भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए क्या किया गया था? व्यवस्था बृहद मतलब काफ़ी बड़ी आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया था, जिससे कि क्या हो, जिससे कि देश की संप्रभुता, एकता यानी कि यूनिटी, सुरक्षा और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान हो सके, तो इसलिए ये इमरजेंसी प्रोविज़न बनाए गए थे। तो ये 3 प्रकार से होते हैं जो मैंने अभी आर्टिकल्स आपको बताएं। वही एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है सेकंड जो होता है वो है राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं 352, आर्टिकल नंबर 352, और फिर होता है वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरीके से हम क्या देख सकते हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न को देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं, पहला मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, 352, 356 और लास्ट में 360। तो जब इमरजेंसी प्रोविज़न लगता है तो देश की पूरी सत्ता किस में आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। तो स्टेट की जो पावर होती है वो कहाँ चली जाती है? सेंट्रल के पास हो जाती है। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। अभी तक जो लास्ट का है, जो 3rd नंबर पे है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो अभी तक नहीं लगी हुई है। तो ये इमरजेंसी प्रोविज़न भी हमारे देश की एक तरीके से संविधान की विशेषता ही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, ये जो है वो त्रिस्तरीय सरकार है। इसका मतलब है कि मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था यानी कि केंद्र होगा, एक स्टेट होगा, और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में 1992 में क्या किया गया, मतलब पहले तो 2 थी, लेकिन 1992 में 73 और 74 ये संशोधन हुए और इसके बाद 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। तो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत संविधान में नए मतलब कि एक नए भाग 9 एवं नई अनुसूची 11 जोड़कर 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को क्या किया गया, मान्यता दी गई, संवैधानिक मान्यता। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा क्या किया गया, भाग 9A जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि किससे, नगर पालिकाओं यानी कि शहरी स्थानीय सरकारों से, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, जिनको संवैधानिक मान्यता तब दी गई थी। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय जो सरकार है उसका रूप भी हम भारतीय संविधान की एक विशेषता के रूप में देख सकते हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सहकारी समिति। सहकारी समिति, तो ये क्या है, 97 अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में जो कि हुआ था, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। इस संदर्भ में इसने निम्नलिखित 3 परिवर्तन संविधान में किए। इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 19। एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए, आर्टिकल 43 था। इसमें फिर 3rd है, इसने संविधान में एक नया भाग इसे जोड़ा, सहकारी समितियां शीर्षक से, यानी कि इसका टाइटल क्या था, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और फिर उसके बाद अनुच्छेद ZH से ZT तक इसे जोड़ा गया, अपनाया गया। तो इस तरीके से हम ये सारी विशेषताओं को हम देख सकते हैं कि ये हमारे भारतीय संविधान की क्या है, मेजर जो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, फीचर्स हैं। आप लोग इसकी हेडिंग्स भी लिख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकती हैं। क्या है, पहला है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। फिर आपके मेन फीचर्स जितने भी हैं ये आप देख सकते हो, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर यहाँ पर हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है
भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, ना कि भारत की संसद द्वारा। इसे इसकी प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ इसके लोगों द्वारा अपनाया गया था। इस प्रकार भारत की संसद भारतीय संविधान को खत्म नहीं कर सकती। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे लंबा संविधान है। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह लिखना होगा, हेडिंग पहले लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और जब एक्सप्लेन करना तो उसमें ये बता देना कि इसमें इतने आर्टिकल हैं और इतनी अनुच्छेद हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ यह दुनिया का सबसे लंबा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 1951 से अब तक लगभग 90 अनुच्छेद जोड़े गए हैं और 100 से अधिक क्या हुए हैं, संशोधन हो चुके हैं। इसमें समय समय पर जैसे जीएसटी से संबंधित संशोधन, काफ़ी संशोधन हुए हैं, तो ये हम इसमें संशोधन देख सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से लिया गया, ये आपातकालीन शक्तियाँ, लोक सेवा आयोग, ये सब हैं। फिर आगे आप देख सकते हो कि संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक विशेषताएं, ये भी इस संविधान की विशेषता है। फिर उसके बाद सरकार का संसदीय रूप भी आप देख सकते हो, जिसको मैंने अभी बताया था आपको, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो भी हमारे संविधान की एक विशेषता ही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं संसदीय प्रभुता, संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, तो ये भी जिसका वर्णन इस आर्टिकल में किया गया है, एक्सप्लेन। आर्टिकल 13, 32 और 136, ये सब अगर आप मेंशन करते हो एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर है स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद कठोर और लचीला, ये भी आप बता सकते हो। फिर इसके बाद आपका आता है, हाँ, तो ये जितनी भी ये सारी क्या है, संविधान के, हमारे संविधान की विशेषता ही है। तो आप इसको लिखिए, क्वेश्चन आपका यही बनेगा। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप लोग इसको लिख भी सकते हो और इसको पढ़कर आप इसकी नोट्स बना सकते हो। नोट्स आप बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा, याद होगा, तो आप लोग उसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। थैंक यू। Do like, share and subscribe my channel Only Political Science for more videos. Thank you.